तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 4 में हमने क्या समझा था? वीडियो नंबर 4 में हमने समझा था कि हमारी जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, ज्यादा मास वाली ऑब्जेक्ट्स, उनका क्या ज्यादा है? उनका इनर्शिया ज्यादा है। दे हैव गॉट मोर इनर्शिया, राइट? अब क्या हुआ, जब न्यूटन को ये आइडिया लगा भाई ज्यादा मास की ऑब्जेक्ट मतलब ज्यादा इनर्शिया, तो उसने थोड़ा कंपैरिजन शुरू किया। उसने कहा मान लो एक कोई पेड़ है, उस पेड़ से एक तो टकराती है कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक टकराता है भरा हुआ ट्रक सेम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पेड़ को नुकसान ज्यादा कौन देगा? ट्रक देगा। पेड़ को नुकसान कौन ज्यादा देगा? ट्रक देगा। अ कार मूविंग एट, चलो 30 किलोमीटर पर आवर लेता है, 30 किलोमीटर पर आवर, एंड अ ट्रक moving at same speed, moving at 30 kilometer per hour when collide with anything, then damage due to ट्रक इज मोर। ट्रक के कारण डैमेज ज्यादा होता है। चलो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके लिए भी दे दो। दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक जगह टेबल टेनिस मैच चल रहा है, छोटी व्हाइट वाली बॉल, दूसरी तरफ क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है? अब दोनों की बॉल अगर आपको हिट करती है, सेम स्पीड से मूव करती है, किस बॉल से चोट ज्यादा लगेगी? क्रिकेट बॉल से लगेगी। स्पीड दोनों की सेम थी, अंतर क्या था दोनों के? दोनों की किस क्वांटिटी में अंतर था? मास में डिफरेंस था, मास में डिफरेंस था। तो न्यूटन ने यह बोला भाई इंपैक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। न्यूटन ने क्या बोला? किसी भी ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट उसकी मास और वेलोसिटी के कारण होता है। इसका एक और रीजन, चलो एक और एग्जांपल ले लो। बहुत हल्की सी छोटी सी बुलेट, ये तो सी, ये बुलेट अगर धीमी स्पीड से स्लो स्पीड में मूव कर रही है तो इट कैन नॉट पेनिट्रेट योर स्किन, but when the same bullet is fired from a gun, आर पार हो जाती है, it can cause even death। सही बोले, it can cause even death। that means बहुत कम मास है बट वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और ज्यादा वेलोसिटी के कारण उसका इंपैक्ट ज्यादा है। that means impact depends on mass and वेलोसिटी। इंपैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड किस किस पे करेगा? मास पे करेगा और वेलोसिटी पे करेगा। और इसी क्वांटिटी को न्यूटन डिफाइंड एज अ न्यू क्वांटिटी, एंड दिस क्वांटिटी वाज गिवन द नेम मोमेंटम। दिस क्वांटिटी वाज गिवन द नेम मोमेंटम, ठीक है? इस क्वांटिटी को नाम क्या दिया गया? मोमेंटम। क्यों दिया गया? बिकॉज न्यूटन ने यह पाया कि अगर ज्यादा मास की ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है जिनमें एक ज्यादा मास की है एक कम मास की है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो इंपैक्ट क्रिएटेड बाय मोर मास ऑब्जेक्ट इज मोर। ट्रक वाला और कार वाला कंपैरिजन, ठीक है? लेकिन अगर मैं मान लेता हूं चलो बुलेट का मास और टेबल टेनिस बॉल का मास लगभग बराबर, अंदाजा लेते हैं लगभग बराबर, ठीक है? तो टेबल टेनिस
बॉल बहुत कम स्पीड से मूव करती है, कम इंपैक्ट क्रिएट करती है, बट सेम बुलेट मूविंग विद सच अ हाई स्पीड causes a lot of impact. That means this quantity is proportional actually. This quantity is dependent on mass and velocity. और इसीलिए हमने कहा भाई मोमेंटम जो है that actually is product of mass and velocity. Momentum is product of mass and velocity. मोमेंटम जो नई क्वांटिटी हमने डिफाइन की वो किस बेस पे डिफाइन की, वो इस बेस पे डिफाइन की कि भाई हमारी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उस मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर रोकने की कोशिश की जाए या वो मूविंग ऑब्जेक्ट अगर कहीं कोलाइड करती है तो कोलाइड करने पे जो इंपैक्ट, जो असर वो दूसरी ऑब्जेक्ट जिससे कोलाइड कर रही है उसके ऊपर जितना इंपैक्ट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड होगा दो क्वांटिटीज के ऊपर, मास और वेलोसिटी के ऊपर। मास जितना ज्यादा होगा इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। दैट मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। इसलिए हमने कहा भाई दोनों के प्रोपोर्शनल है तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं भाई पी लेटर से, और ये P होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये जो प्रोडक्ट होता है ये प्रोडक्ट किसका होता है, मास एंड वेलोसिटी का, राइट। सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ द इंपैक्ट दैट मे बी कॉज्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट and this momentum is measured by the product of the mass and the velocity. Simple. अब सवाल ये उठता है भाई मोमेंटम जो है कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम स्केलर है, वेक्टर है? किस पे डिपेंड कर रही है मोमेंटम? एक तो मास के ऊपर जो फिक्स होता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स का, एंड वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी इज वेक्टर, देयरफॉर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो है कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट विल बी इट्स एसआई यूनिट? एसआई यूनिट मोमेंटम की क्या होगी? देखो भाई मोमेंटम पी is product of mass and velocity. चलो मास की यूनिट बोलो, मास की यूनिट किलोग्राम, मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट डॉट, वेलोसिटी की यूनिट बोलो मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। That is the SI unit of momentum. Simple. अब क्या हुआ? इस मोमेंटम के बेस पे आए न्यूटन की सेकेंड लॉ। न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ दी वो सेकेंड लॉ बिल्कुल मोमेंटम के बेस पे दी। क्यों दी मोमेंटम के बेस पे? जरा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ध्यान करो। फर्स्ट लॉ में क्या बोला था? Until an external force is applied, no change. अब अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स को मेजर करने का तरीका है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ने क्या किया? When external force is zero, no change in rest or uniform motion. बट अगर एक्सटर्नल फोर्स आ जाए तो कितना फोर्स अप्लाई हुआ ये मेजर करने का तरीका है सेकेंड लॉ। ठीक है, देखो बड़ी सिंपल सी बात समझो, बड़ी सिंपल आसान सी बात यह है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अब अगर हम उसे रोक रहे हैं तो उसका क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम। तो न्यूटन ने बोला कि इस सेकेंड लॉ के हिसाब से जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम,
will be giving us the force. मैं पहले इसको इजी लैंग्वेज में लिख देता हूं, फिर एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखेंगे. चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम gives force applied on any object. ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम, इट गिव्स अ फोर्स. राइट राइट, सिंपल. अच्छा, यानी सेकेंड लॉ में न्यूटन सर ने क्या स्टेटमेंट दिया? सेकेंड लॉ में स्टेटमेंट ये दिया गया कि द एक्सटर्नल फोर्स applied on any object is proportional to the rate of change of momentum of object. एक्सटर्नल फोर्स जितना अप्लाई हुआ वो एक्सटर्नल फोर्स प्रोपोर्शनल होगा टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. दैट इज व्हाट न्यूटन सेकेंड लॉ सेज. इसका मतलब ये हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ न्यूटन की फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में बेसिक अंतर क्या हुआ? न्यूटन की फर्स्ट लॉ में कहा गया एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, गायब है. ठीक है. अब अगर मान लो फोर्स आ जाए, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसको मेजर करने का तरीका देती है सेकेंड लॉ. उसको मेजर करने का तरीका देती है सेकेंड लॉ. लेकिन अभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अधूरा है. अभी क्या बचा? अभी बचा ये भैया, हमने बोला था मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है. राइट राइट. तो यहां पे एडिशनल थिंग जो साथ में न्यूटन सर ने कही, द चेंज इन मोमेंटम, the change in momentum takes place in direction of applied force. इसका मतलब बताता हूं अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है, बात ओके. बट सेकंड स्टेटमेंट ने क्या किया? आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया. क्या कंफ्यूज किया? इसने ये बोला कि ये जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है ये कहां किस डायरेक्शन में होगा? इट टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ठीक है. चलो जरा एग्जांपल लेते हैं भाई. ये फुटबॉल जैसी नहीं लग रही, चलो थोड़ी और राउंड बनाया था. ये फुटबॉल, इट इज इन रेस्ट ऑन ग्राउंड. अब आप अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, सो इट विल मूव इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम इंक्रीज हुआ. राइट. पहली बात. अब अगर ये बॉल ऑलरेडी मूव कर रही थी विद 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड यू वांट टू स्टॉप इट, आप इसको रोकना चाह रहे हैं, तो आप फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाएंगे?
in direction of motion या opposite to it? Obviously you will apply force opposite to its direction of motion. तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इसका मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज होगा. वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो मोमेंटम रिड्यूस होगा. यानी ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये इस डायरेक्शन में हुआ नेगेटिव, इस डायरेक्शन में हुआ पॉजिटिव. जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में हुआ नेगेटिव एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ पॉजिटिव. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में अकर होगा. द चेंज इन मोमेंटम विल टेक प्लेस ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा पॉजिटिव. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा मतलब जिस उसका अपोजिट डायरेक्शन उसमें होगा मोमेंटम चेंज नेगेटिव. सिंपल, राइट? पॉज करके नोट मारो जल्दी. अब स्टूडेंट्स मन में सवाल ये उठना चाहिए, सर बातें तो बहुत हो गई, थ्योरी बहुत देख ली, अब इस फोर्स को एक्चुअली कैलकुलेट करने का मेथड भी आना चाहिए, फॉर्मूला मिलना चाहिए, राइट? तो न्यूटन सर ने क्या बोला? न्यूटन सर ने कहा भाई हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लेते हैं. तो उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी दिया ऑफ सेकेंड लॉ. अब इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ में हमें क्या मानना पड़ेगा, क्या कंसिडर करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा? देखो भाई सबसे पहली बात हम लेट करेंगे एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस. हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस. लिख लेते हैं कंसिडर अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस. हालांकि पॉसिबल नहीं है, मान लेते हैं पॉसिबल नहीं है फ्रिक्शनलेस सरफेस. ठीक है, एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस हमारे पास है बिल्कुल स्ट्रेट. चलो स्ट्रेट नहीं दिख रही, मैं बना देता हूं स्ट्रेट. ये लगभग स्ट्रेट. ठीक है, अब उन्होंने ये माना कि इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर मास m की एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ऑन विच an object of mass m is moving with initial velocity. इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है u इनिशियल वेलोसिटी के साथ. ठीक, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है ये इस सरफेस के ऊपर मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी. और क्या माना उन्होंने? उन्होंने ये माना कि इसके ऊपर एक फोर्स F एक्ट कर रहा है फॉर t सेकेंड्स. ठीक है, अ फोर्स F acts on object for t seconds due to which its velocity changes to u. अब इसमें फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉडी मूव कर रही है, थोड़ा आगे भी बढ़ेगी टी सेकेंड में और ये अपनी जगह चेंज करके आ जाएगी इस जगह और इसकी वेलोसिटी इस समय हो जाएगी. ठीक, अब देखो बड़ी सिंपल सी बात, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम मैं दे देता हूं नाम इसको p1. यहां पे मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट m. फाइनल मोमेंटम क्या था? फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम को नाम दे दिया भाई p2. इस पोजीशन पे फाइनल मोमेंटम, अगर इसका मास m है तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी m.
ठीक है, देखो भाई वापस डाइजेस्ट कर लो इसको। मुझे मालूम है थोड़ा सा दिक्कत आती है, बिकॉज मोमेंटम एक नया कंसेप्ट है, तो हम तो उसका डायरेक्ट चेंज निकाल रहे हैं। यहां पे हमने क्या किया, हमने कहा फोर्स अप्लाई होने के पहले मोमेंटम क्या था, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स mu। फोर्स अप्लाई हो गया t सेकंड के लिए, उसके बाद मोमेंटम क्या था, mv, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हुआ भाई p2 माइनस p1 बराबर क्या होगा, mv माइनस mu। ये हुआ चेंज इन मोमेंटम, p2 माइनस p1। फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दो, वो दे देगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अरे भाई बाद के मोमेंटम में पहले का मोमेंटम माइनस किया, बाद में मोमेंटम क्या था, p2 इक्वल्स टू mv। पहला मोमेंटम पहले मोमेंटम क्या था, mu, दोनों माइनस कर दो, चेंज आ गया इसमें। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज होता है भाई टोटल चेंज अपॉन टाइम, यानी ये होना चाहिए एम वी माइनस यू डिवाइड बाई। ठीक है, एम मैंने यहां कॉमन लिया, वी माइनस यू अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज निकाला है तो पर सेकेंड निकालना होगा। क्लियर। सेकेंड लॉ ने क्या बोला, सेकेंड लॉ ने क्या बोला, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल, फोर्स के प्रोपोर्शनल, यानी यहां पे फोर्स के प्रोपोर्शनल है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। फोर्स के प्रोपोर्शनल है m मल्टीप्लाइड वी माइनस यू अपॉन टी। जरा ये बॉक्स में बताओ कोई फॉर्मूला है क्या, अरे भाई आवाज लगाते रहा करो, मुझे नहीं आई अभी तक आवाज, बताओ जल्दी किसका फॉर्मूला था ये, फर्स्ट चैप्टर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे force is proportional to ma, where a is what, a is what, a is v minus u upon t। ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है वो यहां पे काम में लिया है, मैं इसे डॉटेड बॉक्स में दिखा। ठीक, अब न्यूटन साहब ने कहा भाई ऐसा करते हैं, मास, एक्सेलरेशन और फोर्स तीनों की यूनिट ऐसी चेंज ले लेते हैं जिससे ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम इक्वल लगाते हैं, एक्चुअली इक्वल लगाएंगे तो आएगा के एम ए। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 करने के लिए हम फोर्स, मास और एक्सेलरेशन की कुछ प्रॉपर यूनिट चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां, चलो इसको पॉज मार के नोट करो जल्दी से, फिर मैं साइड में जगह बनाता हूं। पॉज मार के नोट करो, या फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, फॉर्मूला हमने डिराइव किया था F इक्वल्स के एम ए, राइट। नाउ व्हाट न्यूटन डिड, ही सेड चूज such units for force, mass and acceleration such that k becomes 1, k becomes 1। तो k की वैल्यू 1 करने के लिए उन्होंने कहा if mass is 1 kilogram, acceleration is 1 meter per second square and force is 1 Newton, then k should be equal to 1। k की वैल्यू 1 लाने के लिए उन्होंने कहा भाई अगर मैं मास ऑब्जेक्ट का ले लूं 1 kg,
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस ऑब्जेक्ट ले लूं मैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स की वैल्यू मैं ले लूं 1 न्यूटन, तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो के की वैल्यू 1 रखते ही हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, दिन भर जिसको याद करते हो, F इक्वल्स एम ए, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टेड अपॉन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m in which acceleration a is produced, right? How shall we define 1 Newton force? 1 न्यूटन फोर्स के लिए क्या चाहिए, ये 1 न्यूटन है, मतलब मास 1 है और एक्सेलरेशन 1 है. So how shall we define it? It is the force which produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg. भाई अगर 1 kg मास की एक ऑब्जेक्ट ली जाए, उसमें जो फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, उस फोर्स को हम कहेंगे 1 न्यूटन फोर्स. सिंपल. जो फोर्स 1 केजी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके, उसे हम कहेंगे 1 न्यूटन फोर्स. राइट. सो आई एम श्योर दिस इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी. नहीं, इसके बाद थर्ड लॉ नहीं कराऊंगा. इसके बाद मैं पहले कराऊंगा आपको इससे रिलेटेड आपके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स. वो न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर हम पहुंचेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन. टिल देन कीप ऑन स्टडिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.